तो सरकार से सवाल तो पूछे कहते हैं जाएंगे। ना कि रोज बेरोजगारी की बात जब करते हैं तो बेरोजगारी कहाँ है? आप देख लीजिए 3 महीने 6 महीने में ट्रेंड होके उसको डबल वो सैलरी पे चला जाए। मुझे बेरोजगारी कैसी है भाई, क्या हाल है बेरोजगारी के? जीएसटी बचत उत्सव में बहुत हम लोग के लिए बहुत कितना बजट में हो जाएगा आपका इजाफा? जो गृहिणी जो रोज का यूज वाला है वो आ गया 12 से 5%। अगर मान लीजिए जो 100 रुपया का तेल मिलता है उसमें 7 रुपया कटौती आ जाएगी। अब राहुल गांधी अकेले रहते हो परिवार के साथ रहते हो? परिवार के साथ रहते हैं। राहुल गांधी को पता नहीं चलेगा क्योंकि उनको हर चीज फ्री मिलता है। बस राहुल गांधी को क्यों लेते रहते हो बार बार निशाने? एमएलए एमपी को पता, राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते क्या? वो तो गरीबों को पता चलेगा, एमएलए एमपी को पता नहीं चलेगा, राहुल गांधी को पता नहीं चलेगा। उनको हर चीज फ्री मिलता है, गैस सिलेंडर से लेके खाना उस राशन से लेके हर चीज फ्री मिलता है, गाड़ी बस सब फ्री मिलता है। उनको कहाँ पता चलेगा? उनको अकेले थोड़ी मिलता है, तो वही सिर्फ राहुल गांधी को थोड़ी मिलता है। एमएलए एमपी को पता नहीं चलेगा तो राहुल गांधी को थोड़ी मिलता है, गरीब सबके लिए। हमारे जैसा गरीब जनता को पता चलेगा जो 400-200 रुपए रोज मजदूरी दिहाड़ी करके तेल लेके आता है, मसाला लेके आता है, उनको पता चलेगा 2 रुपया बचत, 4 रुपया बचत घी पे, दही पे, और उसके बाद में पनीर पे 0% हो गया। हम लोग के लिए बचत। एमएलए एमपी को पता नहीं चलेगा तो बल्कि बिल्कुल चर्चा करेंगे, घट गया बढ़ गया। हमारे जैसा गरीब को पता चलेगा ना। कौन समझता है गरीब का दर्द? हम पूछिए कौन समझता है? हम लोग तो आप जनता हो ना, बताओ कौन समझता है? गरीबी को समझता है। गरीब कौन है? बीजेपी वाले गरीब हैं? हम कहाँ बोल रहे हैं? एमएलए एमपी का कांग्रेस में थोड़ा ना है वो तो। एमएलए एमपी से ही सरकार बनती है ना, इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, हम क्योंकि अर्थव्यवस्था पे बातचीत हो रही है, जीएसटी, बचत उत्सव, तो मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, और हम लोग बात करेंगे डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कितने हुए। साथ साथ अगर स्पेंडिंग पावर बढ़ती है एक आम ग्राहक की, तो अपने आप में ये अच्छे संकेत हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था, वो आर्थिक मंदी का दौर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है, और अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसका कितना पॉजिटिव असर होगा। असर ये हुआ है कि रेल नीर जो है वो 15 रुपए से 14 रुपए का हो गया है, और 10 वाला 9 रुपए हो गया है। और ये तो डेली की चीज़ें है ना। मेन जो मैंने पहले भी बोला कि इम्प्लीमेंटेशन है। सरकार को, मैम ने बोला हमारे को पैनलिस्ट ने, कि जी जनता को जागरूक होना चाहिए। जनता जागरूक है, सरकार भी कह रही है कि हम चेक करवा रहे हैं, जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके लिए सख्त कानून होने चाहिए। पब्लिक की, आज पब्लिक अगर कंप्लेंट लेके जाती है तो एक ऑफिस में आप डाल सकते हैं। जो भी नीतियां होती हैं उपभोक्ता फोरम में आप जा सकते हैं। आप अगर कन्विंस पे जाएंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे तो आपको वहाँ कैसे होगा? देखिए, आपको जहाँ उपभोक्ता को हित में ये फोरम बनाई गई है, आपको वो करना पड़ेगा। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि खुद भी कंप्लेंट करो, सरकार जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। अब मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट भी हूँ, और उपभोक्ता फोरम ये है कि मैंने अपना पर्सनल मुकदमा डाल रखा है सिंगापुर एयरलाइंस में, जिसकी साल में 2 हियरिंग होती है और उसमें एक डेट पे नहीं होती है। तो उपभोक्ता फोरम में 5 साल से नीचे कोई फैसला नहीं कोई होने वाला। तो जब तक जीएसटी की दरें दूसरी बदल जाएंगी, आपका मुकदमा मामला थोड़ा बड़ा होगा। वैसे मैंने 1-2 लोगों को हेल्प की इस मामले में, तो उनका काम जैसे बैंक से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम थी, तो प्रोसीजर है मैम, प्रोसीजर है मैम, प्रोसीजर। उनका काम जल्दी से निपट जाए। मेरा ये है कि कोविड में टिकट ली, टिकट कैंसिल हो गई, 5 साल बाद आज तक रिफंड नहीं आया, सब कुछ दे गया। अब इससे आसान, और वो भी मुझे उम्मीद थी कि जैसे ही मैं मुकदमा डालूंगा सिंगापुर एयरलाइंस में, इमीडिएट आएगा, और बल्कि कुछ ना कुछ इंसेंटिव के साथ आएगा। तो देखिए, नहीं, बहुत बिल्कुल वकील साहब जो बोल रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि घूम फिर के वही बात आई, जैसे इन्होंने बोला, इन्हीं से प्रेरणा ले रहा हूँ। इन्होंने बोला वो केवल साल में दो बारी हियरिंग होती है, तो इसका मतलब ये भी है कि वहां भी सिस्टम में रिफॉर्म की आवश्यकता है। तो रिफॉर्म इसमें मैं और ऐड करूंगा, जितना अभी सरकार ने BNSS करा है, तो अगर हम चेक बाउंसिंग करके दिल्ली में डालते हैं, मैं बम्बई इंग्लैंड और गांव की बात नहीं करता, अगर मैं दिल्ली में मुकदमा डालूंगा तो अभी मैं मार्च और अप्रैल की डेट ले रहा हूँ। मार्च और अप्रैल, जबकि सरकार ने, ये बात तो सर लगातार हो रही है कि जुडिशरी के अंदर हमें बहुत जो प्रेशर है उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लोड है जुडिशरी पे, कितना ज्यादा हर डिपार्टमेंट पर है। इसका काम तो सरकार को करना पड़ेगा ना। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या आपके पास है। सबसे बड़ी बात ये है, 2014 के बाद मुझे लगता है भारत के इतिहास में इतना विजनरी नेतृत्व नहीं आया, क्योंकि जब प्रारंभ किया उन्होंने माइन्यूट प्रॉब्लम से इनिशिएट किया। जब उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कराए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि 0 बैलेंस के साथ जब आप अपने अकाउंट्स खोलेंगे। कांग्रेस के सारे कामों को तो नहीं नकार सकते हैं ना। मैं नकार नहीं सकती हूँ। मैं स्केलिंग की बात कर रही हूँ, मैं स्पीड की बात कर रही हूँ, मैं 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रही हूँ।
जब आप डिजिटलाइजेशन की बात करते थे, जब आप मेकिंग इंडिया की बात करते थे, तो उसकी नींव कब रखी गई? सदन के पटल से उसकी नींव कब रखी गई? कांग्रेस के ही नेता बोलते थे कि आप कैसे डिजिटलाइजेशन करेंगे। आप क्या सोचेंगे कि गांव में कोई व्यक्ति के पास मोबाइल भी हो पाएगा? क्या आप सोचेंगे कि मोबाइल में आप किसी को अकाउंट में ट्रांसफर दे पाएंगे? आज आप छोटे से गांव में चले जाइए, सब्जी खरीदिए, बहन जी उठाएंगी सब्जी जिसमें आप तोलती हैं, उसके पीछे आपको एक स्कैनर दिखेगा, QR कोड दिखेगा, आप इमीडिएटली 7 रुपए उसके अकाउंट में डाल देंगी। आज जिस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, आप कहते हैं कि IIT का लड़का आज नौकरी नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर उसने IIT से अगर पढ़ाई करी है तो डिजिटलाइजेशन से इतने ज्यादा बेनिफिट्स आप घर बैठ के कमा सकते हैं। नौकरी बीटेक की पढ़ाई में लोग लाखों रुपए खर्च करके अभी कुछ लोग जॉब करना चाहते हैं, तो प्रेफरेंस की बात है ना, तो जॉब तो हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। पूजा जी, जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन मोदी जी के इस पूरे जो रिफॉर्म की हम बात करते हैं, अब न्याय संहिता भी भारत की नई आ चुकी है, भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन रिफॉर्म होने में और उसको क्रियान्वित होने में समय लगता है। दूसरा एक और आता है ना मैम, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में सिर्फ जो काम कराने वाले लोग वो नहीं होंगे ना, काम करने वाले लोग भी तो होंगे। तो काम करने वाले लोग ही तो काम मांग रहे हैं। तो काम करने वाले लोग जो काम मांग रहे हैं उनको काम मिल रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं लोग है ना, अब हम इसको नकार तो नहीं सकते। आप अगर वो यहाँ बैठे हुए हैं, माफी चाहूंगी मुझ भैया को मेरे पास बिठाओ, मैं 1 घंटे से अगर मेरे पास नौकरी नहीं होगी ना पूजा जी, मैं इस तरीके से पार्क में नहीं बैठ सकती। मैं उसके लिए मेहनत करूंगी, मैं जाऊंगी, मैं एक कंपनी जाऊंगी, दूसरी कंपनी जाऊंगी, या अपनी IIT डिग्री के लिए मैं उसको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव अपनी क्रिएटिविटी को मैं क्रिएट करूंगी। मैं खाली बैठ के IIT में आपने कम से कम नहीं तो दिन में 12 घंटे पढ़ते हो। हाँ पूजा जी, देखिए जिस तरीके से नीति जी कह रही है, मेरे जो युवा बेरोजगार हैं उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अगर बीटेक करा है तो उनको भी ये कह रही है कि यहाँ खाली नहीं बैठ सकते। भाई उनके पास रोजगार नहीं है, आप उनका अपमान करने की बात कर रहे हैं। रोजगार देने का दम है, बीटेक वाले रोजगार इंडस्ट्री में आप डेवलप करा रही है। बीटेक वाले आज मुद्रा योजना से मुद्रा लेके अपना बीजेपी के प्रवक्ता है, मौजूदा सरकार यहाँ मौजूद है, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरे युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराएंगे? लेकिन नीति जी उनको नेगलेक्ट कर रही है। आधा विश्व जो है ऐसा नहीं चलेगा, देश के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। ये मेरे युवा वही हैं जिन्होंने सरकार बनाई है, ये मेरे युवा वही हैं जो देश को आगे ले जाने के युवा, यही युवाओं को मोदी जी ने ताकत दी है, यही युवाओं को डिजिटलाइजेशन महाशक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे युवा वही हैं। आराम से आराम से। चीखिए मत। नहीं मेरे युवाओं का अपमान होगा। मैं अच्छा हो गया, आपकी बात हो गई। मेरे खुद बच्चे हैं, मेरे खुद बेटे ने इंजीनियरिंग करी रखी है। आज मैं उसको बोलती हूँ, वो जॉब के लिए बोलता है, मैं कहती हूँ बेटा जॉब तो कर, लेकिन तेरे पास इतनी नॉलेज है, तू अपना खुद क्रिएट कर। और वो आज लगा हुआ है, दिन में 5 घंटे अपनी रिसर्च कर रहा है। मैं अपने युवाओं से यही बोलती हूँ, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत सरकार ने इतने रिफॉर्म्स लेकर आई है, इतनी। लेकिन अगर वो अपनी बात को रखना चाहे तो बात तो रख सकते हैं। आप रखिए, आपका स्वागत। ये तो नहीं कह सकते ना कि वो खाली बैठे हुए हैं। हमें क्या पता वो किस पर्पस से यहाँ पर नहीं, मैं उनको खाली नहीं कह रही हूँ, मैं अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन की बात कर रही हूँ। मैं आपके जनता की आवाज है, वो जानते हैं कि पूजा जी का जनता की आवाज भारत 24 पर चलता है, उनकी आवाज को सुनी जाएगी, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। इनको युवाओं का भविष्य कुछ नहीं है। जो अभी बहन ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हो गया है। अमेरिका 34.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, सिर्फ 2% वहाँ सरकारी नौकर है। हिंदुस्तान में वो मात्रा 1% से भी थोड़ी कम है। तो सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढना ये गलत ध्येय है। आप दूसरा कुछ कर सकते हैं। स्किल इंडिया के तहत आप एक चीज बताइए ना, मुझे बोलने दीजिए। आप मुझे पूरे भारत में कोई एक ऐसी शैक्षणिक संस्थान का नाम बताइए। जनता हमारी यहाँ पर है, क्या सोचती है पब्लिक GST पर? GST पे मैम ठीक है ये सारी चीजें, लेकिन सस्ता हुआ कुछ की नहीं? नहीं, अभी तो कहाँ सस्ता हुआ, जब होगा तो हम बताएंगे जरूर आपको। मतलब अभी मिल नहीं रहा बाजार में सस्ता, लेकिन मिलेगा तो बचत होगी कि योजना नहीं? आ गई है, सरकार लागू करेगी उसको। लागू तो आज से हो गया, हो सकता है अभी थोड़ा सा 1 आध दिन लग जाए ना। बिल्कुल आने में तो बचत होगी पूरी। हाँ बचत होगी तो क्या करोगे उस बचत का? बचत को अपने उस और किसी काम में लगाएंगे मैम। और तो यही कह रही है सरकार, बचत होगी कि नहीं? तैयार हाँ होगी बचत। क्या करोगे बचत के पैसे का? बचत के पैसे का क्या एजुकेशन में लगाएंगे, बच्चों के में लगाएंगे, जो भी अपना काम होगा। एक बड़ी जनरल बात बता रहा हूं जिसकी जानकारी सबको होनी चाहिए कि जो आर्थिक मंदी की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक रिसेशन की, डिमांड एंड सप्लाई, सबसे जरूरी है कि सबसे पहले जो असर पड़ता है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, जब वो स्लो डाउन होता है वहां पर। तो यहां पर जैसे अभी आलोक भाई बात बोल रहे थे, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं इस बात से कि जब अगर वेटिंग हो रही है आपकी, तो आपको डिमांड एंड सप्लाई जब अच्छी चल रही है तो इसका मतलब है सीधा आपकी अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा, GDP को बल मिलेगा
और आपका फिस्कल डेफिसिट उसको आपने नियंत्रित रखना है। ये जरूरी बात है। इकोनॉमिक बहुत इफेक्ट पड़ने वाला, लार्जर पर्सपेक्टिव में देख पा रहे हैं क्या इसको? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, मगर मैं उससे पहले ही कहता हूँ, अभी भाई ने कहा था ना कि भाई हम बिजनेस कहाँ से करें, जब उनकी बात हुई तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो भाई अप्लाई करेगा लोन के लिए, उसके लिए इतनी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी कि उसका लोन कभी पास भी नहीं हो पाता। आपने किया वैसे अप्लाई? देखिए मैं तो जनता की लोगों ने बात लोन अप्लाई किया है सर, एक सेकंड सर, जनता की भी जाते हुए लोन अप्लाई किया है सर आपने कभी किया लोन अप्लाई? मेरे में अभी 5 लाख रुपए का एक लोन है सेकंड, लोन अप्लाई किया क्या कभी? नहीं लोन अप्लाई किया सर आपने कभी? हाँ मैम किया कभी है। दिक्कत आती है कि लोन अप्लाई दिक्कत करने आती में? है थोड़ी बहुत तो। जैसे क्या क्या दिक्कतें आती है? क्योंकि क्या है ना, सरकार के लोग यहाँ पर खड़े हैं ताकि जान लें। काफी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उसमें, वो पूरा नहीं हो पाते कई बार। अच्छा, तो लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स क्या जायज नहीं होते हैं? नहीं जायज होते हैं। अब मैं पैसा लूंगा लौटाऊंगा कैसे? अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो कहाँ लौटाऊंगा? सर सुन लीजिए, हाजी नाजिम जी कह रहे हैं कि अगर कागजात नहीं दूंगा पूरे तो बैंक क्यों दे देगा पैसा? होता है सर, सही है? सही बात है। हैं? तो बढ़िया लग रहा है आपको सरकार का काम? सरकार किसका काम बढ़िया लग रहा है? पहले 60 साल हमने कांग्रेस को देखा है, अब इनको भी कांग्रेस ने देखिए। कुछ बढ़िया नहीं किया क्या? कांग्रेस ने भी किया, उनके टाइम पे उन्होंने किया, अब ये मोदी जी देख रहे हैं तो मोदी जी सरकार अच्छा काम करती है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। पूजा जी, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, बैंक में जो कानून बनाया गया है लोन देने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सरकार को बदलाव की जरूरत है। सबसे बड़ा बदलाव जो होना चाहिए एजुकेशन लोन के मामले में, मैं उसका खुद सफर हूं। मैंने अपनी बेटी के लिए 1 साल पूरी कोशिश की बैंक में, उसके बावजूद भी हमको बैंक से लोन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसका मूल कारण था कि कागजात इतने ज्यादा, बहुत सारे बैंकर्स को ये पता ही नहीं होता कि हमारा आधार क्या है, किस आधार पे हमको लोन देना है। दूसरी बात क्या है कि वो इतना कागज मांगते हैं कि उस कागज की पूर्ति करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। सरकार बड़े सरकारी बैंक था कि प्राइवेट बैंक? नहीं, मैं हर बैंक की बात करता हूँ, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक। एजुकेशन लोन में सरकार को नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है। मैं ये पब्लिक फोरम से कहना चाहता हूँ। देखिए, एमएसएमई के तहत करोड़ों युवाओं को पैसा मिला है, और जो एजुकेशन लोन में, 1 मिनट, एजुकेशन लोन में भी करोड़ों युवाओं को लोन मिला है। लेकिन जो ये कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं कि अगर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको जो ये बात कर रहे हैं थोड़ा और सरल करने की, मैं उससे एग्री करता हूं कि उसको थोड़ा और सरल कर दिया जाएगा ताकि बहुत मोटा पुलिंदा ना ले और तुरंत वो चीज लागू हो जाए। पूजा जी, एक सबसे बड़ी बात, एक अंग्रेजी का शब्द है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे कर्जे जो भगोड़ों को दे दिए गए हैं, जो वापस नहीं आए, जिन्होंने अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया, तो सोच वहां जानी चाहिए। अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया, और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हम लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है। कोई भी रिफॉर्म आता है, अगर हमारे देश का उसमें भलाई होती है तो बहुत अच्छी। और जो लोन, अभी जो लोन पे इशू आ रहा था, मेडिकल में पीजी की फीस जो है, पीजी की फीस है वो 1.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए है। तो 5 करोड़ रुपए कैसे तो लोन मिलेगा, हम में से किसी को भी नहीं मिल पाएगा, और अगर मिल भी गया तो वो रीपेमेंट पे कैसे करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जैसे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो हमारे, वहाँ फीस 5,000 रुपए, वहाँ फीस 5,000 रुपए 5 साल इंक्लूडिंग हॉस्टल है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस जो है वो 1.5 करोड़ रुपए साल है। तो ये भी देखने पूजा जी, देखिए मैंने लोन क्या कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आम इंसान को लोन लेने में कितनी दिक्कत आती है, लेकिन वो लोन जो मिलता है उन लोगों को मिलता है जो देश का पैसा लेकर जीएसटी पे खुश हैं कि नहीं? देखिए पूजा जी देखिए, मैं जीएसटी से, सुन लीजिए, मैं लोन पर आ गए। लोन के कागजात तो पूरे करने पड़ेंगे ना सर, मुझे भी करने पड़ते हैं। मैं अप्लाई करती हूँ, मुझे भी 50 कागज देने पड़ेंगे ना वो तो सर। अब आ जाती है जीएसटी पे। मैं ये कहता हूँ कि महिलाओं की रसोई अच्छी होनी चाहिए। अगर महिलाओं की रसोई में रियायत है तो फिर देश तरक्की पे, देश तरक्की पे। रियायत मिल गई कि नहीं? देखिए, ये तो सवाल है आपसे, रियायत मिल गई कि नहीं? अभी कहाँ मिली है? जब आने वाले 3 महीने के अंदर इसका रिजल्ट लागू हो गया, आप कह रहे हो कि रियायत लागू बेशक हो गया, मगर 3 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा। नाजिम भाई, आपके रसोई में बिरयानी पकेगी और रोज पकेगी। अब सब कुछ वैसे ही पका ही रहे हैं सर। अब नहीं, अब सब कुछ सस्ता हो गया है। तो वैसे ही पका ही रहे हैं बिरयानी। अब सब कुछ सस्ता हो गया है, चिकन भी सस्ता हो गया है। अब बात सुनिए, आप जो बात आप कह रहे हैं लोन की, ये कह रहे थे जिनको लोन मिलता है सब लेके भाग जाते हैं। क्या पूरा हिंदुस्तान में जितने आदमी को लोन मिला सब भाग गए? कुछ लोग भागे हैं, जैसा भाई साहब ने कहा, मैं एग्री करता हूं, लेकिन हम उनको लाने की कवायद कर रहे हैं। उनके जितने एसेट हैं उसको हमने सीज कर लिया है। ऐसी चीजें होती हैं कांग्रेस के जमाने में, नहीं, अभी आलोक जी ने कहा कि चिकन सस्ता हो गया। भाई नॉनवेज तो आप बंद कर रहे हैं, भाई नॉनवेज बंद कर रहे हैं आप लोग। नाजिम भाई,
ये दुकानें बंद हो रही हैं, ऑनलाइन नहीं बंद हो रहा है। फोन कीजिए, आपके घर डिलीवरी दे देगा। हाँ, आप समझ शराब लीजिए। बंद है, लेकिन सरकार के अंतर्गत जो है ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है। एक बात देखिए, सिर्फ मैं बात करना चाहता हूँ जीएसटी पर, जो कि डबल बोनांजा है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स में 12 लाख पर डिडक्शन मिला था, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, जो काफी 50 से 60 हजार रुपए का बेनिफिट था। और जीएसटी पर हर किसी को महीने में कम से कम 500 से 1000, 1200, 1500 का बेनिफिट मिलेगा। तो हमें इस चीज का आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। जाहिर तौर पर हर हिंदुस्तानी यही सोचता है कि आज हर दिन एक नई इबारत लिखी जाए। सरकार कह रही है कि आप इबारत लिखिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये जनता क्या सोचती है, सोशल मीडिया पर जाकर हमारे शो में आप जरूर बता सकते हैं।